गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। बेटा आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और सो श्योर एग्जाम में आते हैं और वही आपके आ सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। अब देखो क्योंकि बेंजीन को डिसॉल्व किया जा रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो ऑब्वियसली बेंजीन क्या है आपका सोल्यूट है और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है आपका सॉल्वेंट है। ठीक है बच्चा, अब आपको ये पता चल गया। अब मास परसेंटेज के लिए फॉर्मूला होता है द मास ऑफ सोल्यूट, अगर सोल्यूट का निकाल रहे हो, ठीक है ना, अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट आपको पता है दैट इज 22 ग्राम। सोल्यूशन का मास कैसे निकालोगे, सोल्यूट का और सोल्वेंट का प्लस करके, तो सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ये निकाल लिया बेंजीन जो कि सोल्यूट है। अब निकालना है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो उसका कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला यूज करके। आपका मास आ जाएगा ऊपर आपके सोल्वेंट का, तो बस यहाँ पे भी आपका आंसर आ गया। सोचिए इतना इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्व सोल्यूशन। अब देखो आपका मोलैलिटी यहाँ पे यूज हो रही है, तो मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो जो ये आपको दे रखी है मोलैलिटी, ठीक है ना, इसको इसकी जगह लिखो 0.25। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालो सोल्यूट यानी कि यूरिया के। मोलर मास आपको चाहिए, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट, आपको सॉल्वेंट है आपका यहाँ पर है दैट इज अच्छा कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, पानी है वैसे, वो दे रखा है आपको 2.5 किलोग्राम। तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किसके, सोल्यूट के, यानी कि यूरिया के आपके, सॉरी हाँ नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.25 इंटू 2.5। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। आपको निकालना है मास ऑफ यूरिया। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो बस यही मास तो आपको निकालना है। तो मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास, ये रहे 0.25 इंटू 2.5 और इंटू मोलर मास किसका, यूरिया का। तो कैलकुलेट करोगे वो आपका 60 आएगा। ठीक है ना, इसको सोल्व कीजिएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 37 ग्राम। समझ में आया बच्चा, चलिए। Now this question is important. Hydrogen sulfide is a toxic gas with rotten egg-like smell. Is used for the qualitative analysis. If solubility of hydrogen sulfide gas in water at STP, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो दे रखी है आपको, सोलिबिलिटी दे रखी है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की। आपको हेनरीज कांस्टेंट यानी कि हेनरीज लॉ का जो कांस्टेंट है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो आपको गिवन है सोलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इन वाटर एट STP विच इज 0.195 स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब है मोलल, आपको मोलैलिटी यहाँ पे दे दी। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि 0.15 नंबर ऑफ मोल्स आपके प्रेजेंट है हाइड्रोजन सल्फाइड के, कितने में, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। ये अभी ऊपर क्वेश्चन भी हमने इसी तरह से किया था। ठीक है ना, अब यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो, क्योंकि आपको पता है हम 1000 ग्राम, क्योंकि मोलालिटी की बात करते हैं 1 किलोग्राम के लिए यानी कि 1000 ग्राम के लिए, तो वो हो गया गिवन मास आपका सॉल्वेंट का। ठीक है ना, अपॉन में मोलिकुलर मास दैट इज 18। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए वाटर के। फिर आप क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन निकालोगे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपने अभी अभी कैलकुलेट किए हैं, वो आपने ऊपर लिख दिए। ठीक है, सॉरी वो आपने यहाँ पे लिख दिए। आपको चाहिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के नंबर ऑफ मोल्स जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये रहे 0.15, तो वो भी आपने पुट कर दिए। तो आपको मोल फ्रैक्शन आ गया हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का। ठीक है ना, अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे STP पे जो प्रेशर होता है दैट इज 1 बार, या उसको लिख सकते हो 0.987 बार। अब हेनरीज कांस्टेंट आपको पता है जो लो होता है दैट इज पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KHX, आपको KH निकालना है दैट इज P अपॉन X। प्रेशर आपको ये पता है, ठीक है, X यानी कि सोल्यूबिलिटी मोल फ्रैक्शन आप निकाल चुके हो, वो आपने यहाँ पे रख दिया। सॉल्व कीजिए, योर आंसर इज हियर। इतना इजी क्वेश्चन था बेटा और एग्जाम में हर बार ही आता है। नाउ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज दिस, आपको अब KH दे दिया है
कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि मास निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, वॉल्यूम आपको दे दिया है, व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर एट 298 केल्विन। ठीक है, अब देखो हेनरीज लॉ कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट के अकॉर्डिंग आपका ये फॉर्मूला होता है एक्स, यानी कि सोल्यूबिलिटी जो मोल फ्रैक्शन है उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया, पार्शियल प्रेशर गिवन है, हेनरीज कांस्टेंट गिवन है, जब आपने निकाला मोल फ्रैक्शन तो आपका आंसर आया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूबिलिटी है वो बहुत ही कम है वाटर के अंदर, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये निकल कर आएगा। ठीक है, लिखा हुआ भी है नेग्लिजिबल है। ठीक है, अब देखो 500 ml सोडा वाटर, यानी कि उसका आपको मास दे दिया सोडा वाटर का, दैट इज 500 ml, उसका मास आपको दे दिया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं कि 500 ml ऑफ वाटर का मतलब है कि 500 ग्राम ऑफ वाटर, समझ में आया। तो यहाँ से आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए वाटर के। अब नंबर ऑफ मोल्स तो वाटर के आपके आ गए, तो अब आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, विच इज़ गिवन। ठीक है, अच्छा वही हमें सॉरी हमें कैलकुलेट करना है, और नंबर ऑफ मोल्स वाटर हमने कैलकुलेट कर लिए, और मोल फ्रैक्शन हमारे पास है, यस हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है बच्चा, तो यही हमें निकालना था, दिस इज योर आंसर। बड़ा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सिंपल हेनरीज कांस्टेंट को यूज़ करते हुए, हेनरीज लॉ के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आपने वहाँ पे ये सब पुटिंग वगैरह करके अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg एंड फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेस, वेपर फेस में भी निकालना है और लिक्विड फेस में भी निकालना है। अब देखो क्या क्या गिवन है आपको, आपको पार्शियल प्रेशर गिवन है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का, आपको प्योर सॉल्यूट का भी पार्शियल प्रेशर गिवन है, और आपको टोटल प्रेशर भी दे रखा है। ठीक है, राउल्ट्स लॉ की तरफ से आपको ये फॉर्मूला पता है कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए, जीटा क्या होता है आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, इसे आप कैसे लिख सकते हो, ये वाला इस तरह से एक्सप्रेशन मैंने पूरी डेरिवेशन करवा भी रखी है आपको, टोटल प्रेशर आपका ये होता है। ठीक है ना, तो जब आपने यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया इस तरह से, तो आपने सारी वैल्यूज़ को पुट किया, वैल्यूज पुट करके जो मोल फ्रैक्शन आपका ए का निकल कर आ गया, अब बी का भी यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, 1 माइनस करके, तो ये आपका आ गया बी का भी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपको पता है कि ये फॉर्मूला है राउल्ट्स लॉ के लिए, इसमें जब पुटिंग करोगे तो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया और पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट भी आ गया। ठीक है बच्चा, निकाल लिया। अब निकालना है आपको वेपर फेस में, वेपर फेस के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा बेटा। तो आपने सारी वैल्यूज को पुट किया, सब कुछ निकाल चुके हो आप, अब जब निकाल लिया तो ये रहा आपका आंसर। और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी का कैसे निकालोगे, 1 माइनस करके, तो बस ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। ठीक है, और कैलकुलेट करना भी ईजी है, आप पूरे स्कोर यहाँ पे ले सकते हो बेटा। Now, vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is given. 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. आपको वेपर प्रेशर भी निकालना है, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग भी निकालनी है। ठीक है ना, अब देखो गिवन है आपको प्योर सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर, यानी कि वाटर का, आपको वाटर का वेट भी पता है, ठीक है, वेट ऑफ यूरिया भी पता है, मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर भी पता है, मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया भी पता है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आपके पास होता है। ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अब आपको ये निकालना है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको पता है, सब पुट कर दिया आप लोगों ने, पुट करके आपने निकाल लिया अपना आंसर, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आपने निकाल लिया बच्चा। ठीक है, और रिलेटिव लोअरिंग भी आप कैसे निकालोगे, रिलेटिव लोअरिंग है आपका दिस, जो कैसे आया बच्चा, यहाँ से आया आपका। ठीक है, क्योंकि इसी के इक्वल होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग, बात को समझिएगा, तो दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, नाउ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज गिवन टू यू। हाउ मच सुक्रोज टू बी एडिड, कितना सुक्रोज आप ऐड करोगे 500 ग्राम ऑफ वाटर में, जिससे कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो जाए। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी दे रखा है वाटर का,
ठीक है, अब देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टी बी निकालने के लिए फॉर्मूला जो आप यूज़ करते हैं दैट इज 100 + 273। ठीक है, ये यूज़ करते हो, कैसे करके यूज़ करते हो, मतलब क्या है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट, यही करते हैं ना हम लोग। अब देखो 100 + 273 कैसे आया बच्चा, क्योंकि आपको दे रखा है कि 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है, सेल्सियस में ना केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो +273 आपने किया। ठीक है, इसको माइनस किया आपने किससे, अपने इस वाले टेम्परेचर से जो ये आपको दे रखा है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। माइनस इसको भी ऐड करोगे सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 से, तो आपने सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया आपका, यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी आपका निकल कर आ गया। ठीक है, अब मास ऑफ वाटर आपको दे रखा है, मोलर मास ऑफ सुक्रोज आपने कैलकुलेट कर लिया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आपको दे रखा है। अब ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, तो उसको पूरा खोल के जब लिखा फॉर्मूले को तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। अब सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कीजिए, आपका निकल कर आ जाएगा मास ऑफ सुक्रोज। देखो बच्चा, सारी वैल्यूज को पुट कर रखा है हम लोगों ने और हमारा मास निकल के आ जाएगा किसका, सुक्रोज का। इतना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज हुआ आपका, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, अब देखो अगर लोअरिंग इन मेल्टिंग पॉइंट यानी कि आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आ जाए तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। बाकी सब वैल्यूज आपको गिवन होती है, बस पहचानना होता है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। मेल्टिंग पॉइंट का लोअर होने का मतलब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो बस उस फॉर्मूले को यूज करके आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। अब देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो सिंपल है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर का फॉर्मूला यूज करते हुए आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको पाई निकालना है इन पास्कल एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास इन 450 ml ऑफ वाटर। आपको सोल्यूट दिया हुआ है, आपको सॉल्वेंट दिया हुआ है। ठीक है ना, अब देखो आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको दे रखा है 450 ml, उसे लीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि आपको कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट करना है। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है सेल्सियस में 37, तो केल्विन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीमर यानी कि सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो दैट इज 1 ग्राम जो गिवन मास है अपॉन मोलर मास आपको दे रखा है। ठीक है, निकाल लिया। अब ये फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू सी आर टी का, जो कि मैंने बताया कैसे है, इसको हमने लिखा है। अब पाई हमें निकालना है, सी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो हमने निकाल लिए ये रहे सोल्यूट के, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर वो ये रहा। ठीक है, पुट कीजिए सारी वैल्यूज को। आर गैस कांस्टेंट यानी कि 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर वो हमने अभी लिखा है, हमने ये रहा, कैलकुलेट किया केल्विन में 310, तो बस सारी वैल्यूज को पुट करके आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है बच्चा, सो इजी क्वेश्चन। Now next question is concentrated nitric acid used in laboratory work is 68% nitric acid by mass, यानी कि 68 ग्राम तो नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, और बचा हुआ क्या है आपका, सॉल्वेंट है। ठीक है, व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच सैंपल ऑफ द एसिड इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है। सिंपल मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज करना है बेटा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, आपको आई दे रखा है, dissolved in 2.5 liter of water such that osmotic pressure is 0.75 atmospheric at 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखो पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी होता है, सी की जगह हमने वैल्यूज को पुट किया। ठीक है ना, आपका ये रिलेशन निकल कर आया क्योंकि हमें अमाउंट निकालना है सी ए सी एल टू यानी कि मास निकालना है। ठीक है, अब सारी वैल्यूज को पुट किया, केल्विन में टेम्परेचर को कन्वर्ट किया हम लोगों ने। ठीक है ना, आर की वैल्यू क्योंकि हमें लीटर एटमॉस्फेरिक में लिखनी है तो 0.0821 होती है। ठीक है ना, सारी वैल्यूज को पुट करो, आपका अमाउंट निकल कर आ गया। ये भी कितना इजी क्वेश्चन था एग्जाम के लिए। अब है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। सिंपल है, आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, नर्स्ट इक्वेशन लिखिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफर हो रहे हैं, दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, लॉग। ठीक है, विद बेस 10 है यहाँ पे, ऊपर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन दिख रहा है, निकल का हो रहा है, और नीचे रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है, एजी प्लस का हो रहा है, क्योंकि ये ट्वाइस है तो इसलिए पावर में 2 आ जाएगा, ये लिखना ना भूलें। सारी कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी हैं, वैल्यूज दे रखी हैं, पुट कीजिए, आपका ईएमएफ यानी कि ई सेल कैलकुलेट कर लीजिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। और लॉग की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स हैज़ ई नोट सेल। आपको गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, दैट इज -NFE0 सेल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ठीक है, उसकी फॉर्मूला होता है -2.303 RT log KC। ठीक है, सारी चीज़ें गिवन है, ई नोट सेल आपको दे रखा है, पुट कीजिए, आंसर इज हियर एवरीथिंग। फिर डेल्टा जी निकाल चुके हो, उसकी वैल्यू को यहाँ पे लिखिएगा, तो यहाँ से log KC भी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए करंट फ्लो हो रहा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। अब देखो, आपको करंट दे दिया, टाइम दे दिया, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, Q इज इक्वल टू IT आपको पता है, ठीक है ना, आपको टाइम निकालना है। ठीक है, पहले आपने Q नहीं, आपको निकालना कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, सॉरी, तो Q निकाल लिया आप लोगों ने। ठीक है, कुलम्ब आ गया। अब कुलम्ब का मतलब क्या है कि 96500, ठीक है ना। अब आप देखो कि 1 कुलम्ब के लिए, यानी कि 1 फैराडे के लिए, नॉट 1 कुलम्ब, 1 फैराडे के लिए 96500 कुलम्ब के लिए आपके पास इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। तो 3600 कुलम्ब के लिए कितने हो जाएंगे, दिस अपॉन में दिस, ठीक है, मल्टीप्लाई 3600, तो बस आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आ गए। सो इजी क्वेश्चन। नाउ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl इज गिवन। मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, सिंपल फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन C। ठीक है ना, कप्पा दैट इज कंडक्टिविटी गिवन टू यू इंटू 1000 अपॉन C, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन विच इज गिवन टू यू, बस पुट कीजिए और आंसर इज हियर। बच्चा, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, डिफिकल्टीज पे मत जाओ। CBSE का एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना आप लोग सोच के जाते हो। बच्चा, जो जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं सारे वही कर लीजिए, सारी वीडियोस को देख लो, सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लो, बस योर 70 आउट ऑफ 70 इज हियर। ठीक है, 30 मार्क्स से पहले ला चुके हो मेरी वीडियोस को देखकर प्रैक्टिकल में, अब आप 70 मार्क्स भी बड़े आराम से ले आओगे थ्योरी में। अब देखो, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस। अब देखो, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम +3 टू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम +3 एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है, ऑब्वियसली ट्रांसफर हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि 3 फैराडे, यानी कि 3 × 96500 कुलम्ब। तो बस कितना चार्ज, यही तो पूछा था। अब कॉपर +2 कॉपर में हो रहा है, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो 2 फैराडे, यानी कि 2 × 96500, तो आ गया आपका कुलम्ब। ठीक है, ऐसी MnO4 नेगेटिव टू Mn+2, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है आपका मैग्नीज +7 से मैग्नीज +2 में, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि 5 फैराडे, यानी कि 5 × 96500 कुलम्ब। ओके, अब देखो पूछ रहा है कितनी इलेक्ट्रिसिटी फैराडे की टर्म्स में, यानी कि सिर्फ फैराडे में आपको छोड़ देना है। 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2, कैल्शियम +2, CaCl2 में कैल्शियम +2 के अंदर है, कैल्शियम में जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स का। कैल्शियम आपका बन रहा है 40 ग्राम, आपसे 20 ग्राम के लिए पूछा है, तो 40 ग्राम के लिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 20 ग्राम के लिए कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 फैराडे। सो ईजी। ठीक है, ऐसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए पूछ रहे हैं, एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम में जा रहा है 3 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के साथ, तो एल्यूमिनियम बन रहा है 40 ग्राम, तो अगर 27 ग्राम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 40 ग्राम के लिए कितने हो गए, यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सो इजी। अब देखो कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है इन कुलम्ब, अब कुलम्ब में आपको निकालना है। 1 मोल ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर आपका ऑक्सीजन में बनता है हाफ नंबर ऑफ मोल्स के साथ, तो O2 माइनस बनता है हाफ O2 में विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 फैराडे, यानी कि 2 × 96500 कुलम्ब। ठीक है, ऐसे ही आप इसको भी निकाल सकते हो। अब देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, लेकिन आपको ना वैल्यूज गिवन होंगी सारी की सारी, ठीक है, E0 वैल्यूज गिवन होंगी। अब आपसे पूछ रहा कौन सी रिएक्शन फिजिबल है। बेटा, फिजिबल होने के लिए ना जो E0 की वैल्यू होती है ना, वो आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए, बस। कैथोड माइनस एनोड का फॉर्मूला आप लगाओगे, ठीक है, E0 की वैल्यू पॉजिटिव अगर आएगी तो वो फिजिबल होगी, अगर नेगेटिव आएगी तो फिजिबल नहीं होगी। अब है आपका थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, यानी कि पहले कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, अब कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई 25 मिनट्स में। सिंपल है, एवरेज रेट आपको निकालना है, तो -dr/dt होता है, यानी कि R2 - R1/T2 - T1। आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं, बस कैलकुलेट करो, योर आंसर इज हियर। अब देखो, ऐसे इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑर्डर पूछा है, सिंपल है, जो ऊपर पावर है हाफ +2, इसको कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज द ऑर्डर। ठीक है,
फिर देखिए द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्स टू वाई फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज टू 3 times, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई. सिंपल है, एक्स टू वाई की कोई रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स आपको दे रखा है, ठीक है ना. अब एक्स की पावर 2, ठीक है ना, भी इसी का लिखोगे ना, एक्स की पावर 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स आपको दे रखा है. आपको बोला है एक्स को अगर 3 times हम इंक्रीज कर दें, यानी कि आप एक्स की जगह क्या लिखोगे, अब 3x लिखोगे. समझना, एक्स की जगह क्या लिखोगे, आप 3x लिखोगे, यानी कि अंदर क्या हो गया, 3x का स्क्वायर, यानी कि 9 times हो गया ना. तो कितना इंक्रीज होगा, कितना चेंज आएगा, 9 times चेंज आएगा. नेक्स्ट देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको रेट कांस्टेंट गिवन है. हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम. कितना टाइम उसको लगेगा 5 ग्राम से 3 ग्राम होने के लिए. सिंपल रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन है फर्स्ट लो के लिए. टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर. आर नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आर इज द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन. तो वैल्यूज को पुट करो. इनिशियल थी 5, रिमेनिंग थी आपकी 3, ठीक है ना. तो आपका टाइम निकल कर आ गया. सो इजी क्वेश्चन. ये रिएक्शन को, इस इक्वेशन को लर्न करना ना भूलें बेटा. क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा और इसकी हाफ लाइफ से. अब देखो, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2 Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट. हाफ का मतलब हाफ लाइफ आपको दे दिया है 60 मिनट. आपको पूछा है डिकम्पोजिशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑब्वियसली फॉर्मूला इज 0.693 अपॉन के. कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, आपको के निकालना है. सिंपल है, के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन हाफ लाइफ जो आपको दे रखी है. सिंपल है, आपका आंसर निकल कर आ गया. अब देखो, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन. आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना. अब देखो, आपके पास फॉर्मूला होता है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है ना. अब देखो, आपको K1 दे रखा है दैट इज 10 डिग्री, और K2 क्या दे रखा है कि डबल हो गया, यानी कि 2K हो गया. समझना बात को. टेम्परेचर आपको दे रखा है 298 केल्विन, ठीक है बच्चा. अब देखो वैल्यूज को कैसे पुट करोगे. अब देखो, आपके पास T1 है 298 केल्विन, T2 क्या हो गया 298 प्लस 10, 10 डिग्री का इंक्रीज हुआ, तो 10 इसमें ऐड कर दिया, तो ये T2 भी आपका निकल कर आ गया. K1 K2 भी पता है, T1 T2 भी आपको पता है. आपको निकालना है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, यानी कि K की वैल्यू आपको निकालनी है. तो देखो बच्चा, आपने सारी वैल्यूज को पुट किया तो यहाँ से आपका K निकल कर आ जाएगा बड़े आराम से बच्चा, ठीक है. नहीं बच्चा, के तो कैंसिल हो गया ना आपका. आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना था. यस, वहाँ से आपका एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि उसकी वैल्यू आपको नहीं पता. हाँ, आप एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो इस क्वेश्चन के अंदर. अब देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं बेटा. द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया दे रखा है, ये रिएक्शन है हेबर्स प्रोसेस. प्लेटिनम सरफेस पे आपको दे रखे है, जीरो रिएक्शन होती है. आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है H2 का और N2 का, आपको ये निकालना है. तो आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हो -1/2, है ना. DNH3 अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस में DN2 अपॉन dt इज इक्वल टू 1/3, जो स्टोशियोमेट्री होती है वो अपॉन में चली जाती है, प्लस में 1/3 DH2 अपॉन dt. आपको ये दोनों कैलकुलेट करने हैं, ठीक है. अब देखो देखो, आपको k की वैल्यू दे रखी है, इस बात को समझिएगा, ठीक है ना. आपने इसको इक्वल टू k कर दिया, रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना. तो बच्चा DN2 अपॉन dt के इक्वल आ गया, यानी कि इसके इक्वल आ गया, ठीक है. ये आपका निकल कर आ गया, जो N2 वाला निकल कर आ गया प्रोडक्शन का. अब पूछा H2 के लिए, तो H2 क्या है 1/3 DH2 अपॉन dt इज इक्वल टू k है, तो 3 वहाँ पहुँच जाएगा. तो यानी इस रिएक्शन, इस क्वांटिटी को, आइडेंटिटी को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है. तो आपका ये आंसर भी आ गया. इतना इजीली सॉल्व करना होता है बेटा. बेटा मैंने जो इसके थ्योरी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ना एनसीईआरटी में से, एग्जाम्पलर के और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से, मैंने सबकी वीडियोस क्रिएट की हुई हैं बेटा. आप मेरे चैनल को स्क्रॉल करके आप आराम से उसको देख सकते हो, ढूंढ सकते हो बेटा, और पढ़ लो बहुत अच्छे से, अच्छे अच्छे मार्क्स ले आओ बेटा. अब देखो, इन रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, आपको ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन करके टेबल बना के दे रखी है. आपको ऑर्डर निकालना है ए और बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है. तो क्या करोगे, तीनों ही एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं, तीनों एक्सपेरिमेंट्स के लिए आप यहाँ पे ना रिएक्शंस लिख लो 1 2 3 करके. देखो, आपने तीनों रिएक्शंस को लिख लिया, ठीक है ना. अब आप क्या करोगे, अपने हिसाब से देख लो कैलकुलेट करके कि किसको किससे डिवाइड करना है, तो आपकी जो ऑर्डर निकल के आ जाए. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट को डिवाइड किया सेकेंड से, ठीक है. तो यहाँ से आपके वाई के रिस्पेक्ट में आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन.
फिर थर्ड को डिवाइड किया सेकंड से, तो यहाँ से एक्स का भी आपका ऑर्डर निकल कर आ जाएगा, जो आया बेटा 1.5 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑर्डर भी कैलकुलेट कर लेते हैं टेबल वाले क्वेश्चन से भी। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ दे रखी है आपको। ठीक है, आपको बताना है कि अगर वुड में 80% ही आपका बचा है कार्बन, ठीक है, तो एज ऑफ सैंपल यानी कि आपको उसकी हाफ लाइफ निकालनी है। ठीक है ना, सबसे पहले देखो हाफ लाइफ तो दे रखी है आपको, अच्छा एज आपको टाइम निकालना है एक्चुअली में इंटीग्रेट रेट इक्वेशन को यूज़ करके। तो देखो के यहाँ से निकाल लिया 0.693 अपॉन हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपकी। अब ये जो के है उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो आपका टाइम निकल कर आ जाएगा। इनिशियली 100 होगा, तभी तो 80% बचा है, तो बचा हुआ रिमेनिंग वाला लिखते हो दैट इज 80% यानी कि 80, तो बस आपकी एज ऑफ द सैंपल आ गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, एक ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको रेट कांस्टेंट दे दिया, बोला है कि कितना टाइम लगेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 1/16 वैल्यू होने के लिए। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो 1 हो गई, अब बची कितनी है 1/16, तो नीचे लिखोगे 1/16, बस सॉल्व कर लीजिए रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन में डाल के फर्स्ट ऑर्डर के, आराम से आंसर निकल के आ जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ करना या मत करना प्लीज़, लेकिन ये क्वेश्चन मत छोड़ना बेटा। मैंने थ्योरी की वीडियो में भी आपको सिखाया हुआ है ये वाला पूरा का पूरा। 99% कंप्लीशन को हमें प्रूव करना है ट्वाइस 90% की। तो पहले निकालो 99% के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को यूज़ करके फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, 100% था तभी तो बचेगा कितना, 99% कंप्लीट हुआ है, बचा कितना 1% यानी कि 1 आ गया नीचे। ठीक है, सॉल्व कीजिए, ये आया। अब निकालो 90% के लिए, तो 100 ऊपर था, बचा कितना 10, तो नीचे 10 आ गया। ठीक है ना, सॉल्व कीजिए, ये आ गया। अब देखो ये ट्वाइस अलग से आ रहा है, तो इसका ट्वाइस हो गया सॉल्व, दिस इज योर आंसर। सोचो इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है बेटा, और बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, आधा अधूरा करके आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने अपनी कई वीडियोस में सिखाया हुआ है आपको ये। प्लीज़ मेरी सारी वीडियोस को स्क्रॉल कर लो, मैंने सिर्फ वही पढ़ाया है जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनसे अलग कुछ भी नहीं आता बेटा। जो मैंने आपको पढ़ाया है वही वही एग्जाम में आता है। थियरी भी बताई हुई है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। सारी वीडियोस को देखो इन 3-4 दिनों में, और प्लीज़ प्लीज़ बहुत अच्छे मार्क्स ले आओ बेटा। अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रेशर वाला। ठीक है, आपको ये एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखे हैं 2, आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है जब टोटल प्रेशर आपको दे रखा है 0.65 एटमॉस्फेरिक। अब देखो बच्चा ये रिएक्शन है आपकी, टाइम 0 पे इसका प्रेशर पी नोट रहा होगा यानी कि इनिशियल प्रेशर, तो इन पे 0 0 रहा होगा। एट टी टाइम पे क्या हो गया होगा, अगर इनका प्रेशर पी पी डेवलप हो गया तो ये पी नोट माइनस पी हो गया, तो टोटल प्रेशर कितना हुआ पी नोट माइनस पी प्लस पी। सॉल्व कीजिए, ये निकल कर आ गया। ठीक है ना, इनिशियल कितना निकल कर आएगा, ठीक है, आपका इनिशियल देखो ना, इनिशियल हो गया आपका पी नोट माइनस पी इज इक्वल टू पी नोट माइनस पी टी माइनस पी नोट। ठीक है ना, कैसे निकाला बच्चा, सुनो ध्यान से। देखो बेटा हमने क्या किया, ये समझ में आ गया ना कि हम टोटल प्रेशर निकाल लिया, ये रहा। इसे सॉल्व करोगे तो ये तो कैंसिल हो गया, आपका बचेगा ये वाला। ठीक है ना, अब देखो क्या किया, यहाँ से P के इक्वल निकाल लिया पी टी माइनस पी ज़ीरो यानी कि पी नॉट। ठीक है ना, अब देखो पी नॉट माइनस पी यानी कि इनिशियल माइनस फाइनल, अब क्या निकाल रहे हो, पी नॉट तो एज इट इज लिख दिया, इस पी के इक्वल क्या था, ये था, तो इसको यहाँ पे पुट कर दिया हमने, तो ये इक्वल आ गया 2 पी नॉट माइनस पी टी के। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये थी आपकी इंटीग्रेट रेट इक्वेशन, इनिशियल प्रेशर अपॉन में रिमेनिंग प्रेशर, रिमेनिंग कितना है इनिशियल माइनस जो आपका जितना कम हुआ वो वाला पी नोट माइनस पी। ठीक है ना, अब पी नोट माइनस पी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, वैल्यूज को पुट किया, सारी वैल्यूज क्वेश्चन में आपको गिवन थी। ठीक है, तो बस हमारा आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, समझ में आया, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो एक क्वेश्चन ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए बेटा इस बार, द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज गिवन इफ द एक्टिवेशन एनर्जी इज दिस, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यानी कि ए की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला ये रहा के इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। जब इसका नेचुरल लॉग आप लोगे तो ये एक्सप्रेशन आता है, फिर लॉग के यानी कि लॉग विद बेस 10 के रिस्पेक्ट में लोगे तो ये एक्सप्रेशन आता है। ठीक है ना,
अब आपने इसको और सॉल्व किया तो आपका एक्सप्रेशन ये वाला आ गया। सारी वैल्यूज को आपने पुट किया, सिंपल है, एक ही वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये देखिए, हियर इज योर आंसर। आ गया समझ में बच्चा? तो बस ये थे बच्चा आपके सारे के सारे बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ दीज 3 चैप्टर्स, जो आपकी डिमांड पे मैंने वीडियो क्रिएट की। ठीक है, होप आपको ये काम आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आते हैं, तो इस बार भी इन्हीं क्वेश्चंस के आने की संभावना है। बस डिजिट्स को थोड़ा सा चेंज यहाँ वहाँ कर देंगे, बट क्वेश्चन सेम यही रहता है। ठीक है, और बच्चा मैंने बहुत वीडियोस क्रिएट की हुई हैं आप लोगों के लिए, सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इन टेक्स्ट प्लस आपके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, सारी थ्योरीज की मल्टीपल वीडियोस मैंने क्रिएट की हैं, छोटी बड़ी जो भी आपको चाहिए, शॉर्ट लॉन्ग, एवरीथिंग इज ऑन माय चैनल। तो प्लीज़ उनको स्क्रॉल कीजिए, देखिए और एग्ज़ाम में टॉप करिए, क्योंकि मैंने वही पढ़ाया है जो एग्ज़ाम में आता है। मैं फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ाती, मैं बच्चों का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हूँ बेटा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बेटा, बाय।